नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट इंचार्ज AICRP ऑन चिकपी, इंचार्ज सीड हब प्रोजेक्ट ऑन पल्सेस, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की डॉक्टर अनीता बब्बर जी से। तो नमस्कार। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने चने पर काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, तो चने की इम्पोर्टेंस क्या है और इसका एरिया प्रोडक्शन क्या है? देखिए, चना जो है हाई प्रोटीनिशियस पल्स क्रॉप है और साथ में ये इसमें काफ़ी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं। मीन्स इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम पाया जाता है। तो इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल भी है। साथ में जैसा कि आपको पता है कि चने में नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी रहती है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो ये क्या करते हैं, इसलिए चने में भी आपको कम फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कम डालने पड़ते हैं। साथ में जो आने वाली क्रॉप्स हैं उसमें भी कम फर्टिलाइज़र डालने पड़ते हैं। जी, साथ में ये सॉइल को भी बहुत ही अच्छा पल्वराइज करता है। जी, और चना एक मीन्स हाईली न्यूट्रिशियस एंड न्यूट्रिशन क्रॉप, पल्स क्रॉप है। जी, बिल्कुल। ये बताइए कि चने का प्रोडक्शन किन-किन कंट्रीज़ में मेनली होता है? देखिए, चने का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो इंडिया में होता है। एंड इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड मैक्सिको, कनाडा, यूएस एंड म्यांमार में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और इंडिया में 70% चना जो पूरे वर्ल्ड का है वो इंडिया में। प्रोडक्शन किया जाता जी, है। जी, जी। हाँ, तो मैं वहीं आ रही थी कि इंडिया में किन स्टेट्स में मुख्यतः चने का प्रोडक्शन किया जाता है? चने की जो मेन स्टेट्स हैं जी, जहाँ चने का प्रोडक्शन किया जाता है वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जी, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जी, और आजकल तो साउथ में भी बहुत ज़्यादा चने का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी चने का जी। प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। ओके। चने को लेकर हमारे यहाँ किसानों की समस्याएँ क्या हैं? देखिए, चना एक पल्स क्रॉप है, लेग्यूमिनस क्रॉप है। तो इसकी उपज दूसरी क्रॉप्स के कंपैरिजन में कम होती है। और साथ में ये इस क्रॉप में डिजीजेस, रोग और बहुत लगते हैं और साथ में कीट बहुत लगते हैं। और जो एबायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं, जैसे कि कम ड्राउट है ना, जैसे आपको पता है ड्राउट मतलब कम पानी में करें तो ड्राउट कंडीशंस एंड हाई टेम्परेचर जो क्लाइमेट चेंज करने के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण आजकल आपको दिखता है। तो जी, इसके लिए ये बहुत अफेक्ट होता है जी, जी। चने का प्रोडक्शन। तो इसलिए ये समस्याएं जो है वो किसान के पास हमेशा किसान फेस करता है। इसलिए चने में अब बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क होना पड़ता है इन कंस्ट्रेंट्स को, इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ओके। चने के अलावा और क्या समस्याएँ लेकर किसान आपके पास आते हैं? क्योंकि आपका किसानों से तो मिलना होता ही होगा, वो अपनी समस्या आप ही के पास लेकर आते होंगे। जी तो हाँ। और किस तरह की समस्या? किसान हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में सभी एस्पेक्ट्स पे लेके आते हैं। सबसे पहले मेन जो उनका रहता है, उनको नई वैरायटीज़ चाहिए रहती हैं अधिक उपज वाली। जी, और उनका सीड चाहिए रहता है। जी, सीड की प्रॉब्लम हमेशा उनके पास रहती है जी, कि हमारे पास नई वैरायटी का सीड का है। साथ में वो जो उनकी रोग की समस्याएं हैं, कीट की समस्याएं हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी पूछने के लिए किसान हमेशा हमारे रिसर्च फील्ड्स में और ट्रेनिंग लेने के लिए आते रहते हैं। जी। एज़ चिकपी ब्रीडर आपने 11 वैराइटीज़ डेवलप की हैं, तो जी कितना वक़्त लगा और इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या हर वैराइटी एक दूसरे से बेहतर है? जी हाँ मैडम। क्या होता है, मैं 2001 से रिसर्च वर्क में चने के इन्वॉल्व हूँ। जी, तो हम लोगों ने हमारे जवाहरलाल नेहरू में बहुत अच्छे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने चने पे काम किया है। जी, और हम लोगों ने 31 वैरायटीज़ जो हैं कुल मिला के डेवलप जी, किए हैं।
मेरा जब 2001 में मैं इस प्रोजेक्ट में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई एज अ चिकपी ब्रीडर, तो हमने किसानों की समस्याएं देखते हुए वैरायटीज़ कर लिया। तो मेन था अधिक उपज और दूसरा था डिजीज़, और इसमें सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ लगती है वो है फ्यूजेरियम विल्ट, जिसको कि चालू भाषा में किसान लोग जो कहते हैं उकटा। तो ये उकटा की बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमारी सबसे पहली वैरायटी JG63 निकली, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन था उसका उस ज़माने में। जब वो 2007 में रिलीज़ हुई, तो उसका जो वो था प्रोडक्शन था तब 18 क्विंटल पर हेक्टेयर था। तो उसके बाद फिर हमने दूसरी वैरायटीज़ भी मैडम डेवलप करी। उसके बाद JG12 हमारी वैरायटी आई, देसी चने की मैं बात कर रही हूँ। JG12 आई, वो भी फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेंस थी, साथ में हाई यील्डिंग थी, JG63 से ज़्यादा थी। और ये वैरायटीज़ हम लोग ने डेवलप की। ओके जी। तो आप रिसर्च और टीचिंग से तो आप जुड़ी ही हैं, लेकिन अपनी रिसर्च का फ़ायदा किसानों तक पहुंचाने के लिए आप क्या एक्टिविटीज़ करती हैं? मैम, जैसे कि हमने बताया कि हम लोग क्रॉप इम्प्रूवमेंट से, मतलब चिकपी इम्प्रूवमेंट वर्क से जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैं वैरायटीज़ के बारे में भी आपको बता रही थी, तो मैडम मैं और अभी थोड़ा सा आपको इसमें एलोबरेट कर रही हूँ कि हमने हमारे किसानों के पास समस्या थी कि आप क्लाइमेट चेंज के कारण हीट टॉलरेंस वैरायटी होनी चाहिए। तो हमारी एक JG14 करके एक वैरायटी है, जो कि मध्य प्रदेश के लिए JG14 वैरायटी रिलीज हुई, नोटिफाइड हुई। और ये वैरायटी लेट सोन कंडीशन के लिए भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जैसा कि आप सब किसान जानते हैं और हमेशा उनकी डिमांड रही है कि लेट सोन के लिए हमें वैरायटी चाहिए। तो JG14 जो थी वो लेट सोन के लिए थी, आफ्टर पैडी, मतलब धान के बाद भी आप इसको बो सकते थे। ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी थी, इसका 95 से 110 दिन तक पक जाती थी, और इसका यील्ड भी बहुत अच्छा था, 20 क्विंटल पर हेक्टर अंडर लेट सोन कंडीशन में था। तो ये वैरायटी हमने विकसित की, और इस वैरायटी को मध्य प्रदेश के लिए विकसित किया। पर ये वैरायटी इतनी पॉपुलर हुई कि हमारे ईस्ट एरिया जो धान की बुआई जहाँ करते हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, आसम, वहाँ पे सब जगह ये हीट टॉलरेंस वैरायटी डेवलप हुई। और उसके बाद मैडम ने और भी वैरायटी जैसे विकसित की है मैम। तो जैसे कि हमारी अभी अपन लोगों की बात ही चीज़ चल रही थी कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। आजकल किसान भाइयों का एक बहुत ही बड़ा वो रहता है कि मैकेनिकल यदि गेहूं जो है मैकेनिकल हार्वेस्ट से हो सकता है, तो क्या चना नहीं हो सकता? तो मैम, सबसे पहले हम लोगों ने, आपने जैसे कहा कि हम लोग क्या रिसर्च करते हैं, तो हम लोग जैसे हाई यील्ड के लिए, उपज के लिए, साथ में डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, साथ में मैम फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसका प्लांट टाइप हमको चेंज करना पड़ा। इस प्लांट टाइप चेंज करने के लिए हमने अपनी हाइब्रिडेशन टेक्निक करी और 2 पेरेंट्स को लेके हाइब्रिडेशन किया। इससे हमने क्या किया कि चना जो कि नॉर्मल जो इन जनरल कंडीशन में 35 टू 55 सेंटीमीटर होता है, बट मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए मोर देन जो 65 सेंटीमीटर, मतलब ये काफ़ी टॉल है। यदि ये टॉल है, और साथ में क्या किया हम लोगों ने कि जो नीचे की ब्रांचेस नहीं आनी चाहिए, और वो उसमें फ्रूटिंग ब्रांचेस, मतलब उसमें पॉड्स और घेटी नहीं लगनी चाहिए। तो उतनी जगह ऐसा प्लांट को सेलेक्ट किया कि उतनी जगह खाली हो, जिससे कंबाइनर यदि चलता है तो वहाँ पे यदि ब्रांचेस नहीं होंगी तो हमारा उपज लॉस नहीं होएगा। मतलब जो पॉड्स हैं और घेटी हैं उनका लॉस वो कटेंगी नहीं। तो और साथ में हमने इसका जो बिल्कुल इरेक्ट टाइप प्लांट किया, और इसकी जो स्टेम थिकनेस है उसको काफ़ी मोटा किया, जिससे कि यदि वो कंबाइनर का ब्लेड लगेगा तो इससे लॉज ना हो जाए। तो मैडम, इसके लिए हम लोगों ने एक वैरायटी जो विकसित की 2020 में, दैट इज़ JG24, जिसका बीज आपको हमारे यहाँ बिल्कुल उपलब्ध है। किसान भाई इसका ब्रीडर सीड ले सकते हैं। ब्रीडर सीड, साथ में फाउंडेशन सीड भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में इसका आपको मिल जाएगा। और ये वैरायटी का दाना भी बड़ा है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इतनी अच्छी रिसर्च कर रही हैं, इतना प्रोडक्शन बढ़ रहा है जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है,
तो इस रिसर्च को आप किसानों तक पहुंचाती कैसे हैं, उनसे कैसे इंटरेक्ट करती हैं, रेडियो या टीवी के थ्रू, या किस तरह आप करती हैं? मैम इसके लिए हमारा एक्सटेंशन वर्क है, जो कि वैसे तो डिपार्टमेंट भी एक एक्सटेंशन का है एंड हमारा डायरेक्टरेट भी एक्सटेंशन का है, जी पर हमारे इंडिविजुअल जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जी उसमें हमारे को काफ़ी, जैसे कि मैंने काफ़ी रेडियो टॉक्स, टीवी टॉक्स, साथ में हमारे पास जो किसान आते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे किसान जो रिसर्च फील्ड में आते हैं उनको हम अपने डिमॉन्स्ट्रेशंस बताते हैं, जी तो उनको इस तरह से हम ट्रेनिंग देते हैं। साथ में मैम इसके लिए हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में ही हम लोग के पास डिमॉन्स्ट्रेशन आते हैं, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, जी जिनको हम आसपास के एरिए में क्लस्टर में उसको ग्रो करते हैं। इससे हम नई वैरायटी का सीड जो है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ के लिए, और वहाँ हम न्यू टेक्नोलॉजी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस किसानों को बताते हैं और उनकी समस्याओं को भी हल करते हैं। ओके। ट्राइबल सीड प्लान के बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ मैडम, ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में चने के लिए ट्राइबल सीड प्लान आता है। ट्राइबल सीड प्लान ऐसा होता है कि उनके लिए डिमॉन्स्ट्रेशंस आते हैं, जिसके लिए कि हमारे को पूरा फंड रिलीज होता है, और हम फुल पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब हम उसको सीड, साथ में जो भी ज़रूरी, जैसे सीड ट्रीटमेंट के लिए हमारे को कार्बेंडिज्म देना पड़ता है, थायरम देना पड़ता है, साथ में ट्राइकोडर्मा देते हैं, और राइजोबियम कल्चर दिया जाता है, एनपीएसबी कल्चर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें फुल पैकेज प्रैक्टिस से हम लोग और सीड भी है ना, तो सीड हम 1 एकड़ के लिए 30 किलो सीड देते हैं। तो साथ में हम जो आइडेंटिफाइड जो अपने मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया हैं, जैसे कि हम ये 3 साल से ये हमारा प्रोजेक्ट आया हुआ है और उसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग डिंडोरी मेन लेते हैं, पन्ना लेते हैं, साथ में मंडला एंड उमरिया, शहडोल, है ना, इन सब में हम लोग सीड वहाँ पहुँचाते हैं। हमारे यहाँ वहाँ के केवीकेस हैं, वो साइंटिस्ट हमारा उसमें साथ देते हैं, और साथ में हम उनके उनके एसोसिएशन में वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो जो फार्मर सेलेक्ट करते हैं उनको सीड देते हैं। साथ में जब ये जो एट द टाइम ऑफ दिस क्या कहते हैं फ्लावरिंग जो रहता है, तब हम लोग इंस्पेक्शन करने भी जाते हैं और उनकी वहाँ भी समस्या, और ये सीड, पूरा जो सीड है और उसकी उपज होती है वो किसानों के पास ही वो सीड जाती है, और उनको ये बताया जाता है कि ये सीड है, इसको अभी आप मत बेचिए, आप अपने ही भाई बंधुओं को ये नई वैरायटीज़ का सीड दीजिए, क्योंकि ये आपकी पुरानी वैरायटी से ज़्यादा अधिक उपज देगी, तो आप इन सीड का यूज़ करिए। इस तरह हम ट्राइबल से 100 डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए हमारे पास फंड्स आते हैं और हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके। काबुली चने में कौन सी नई वैरायटी आपने डेवलप की? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो चना है वो रेनफेड और सिंचित परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा होता है, मार्जिनल लैंड में भी, पर आज किसान बहुत प्रोग्रेसिव है, तो जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटी होती है, मतलब पानी की उपलब्धता होती है, वो काबली चना भी बो सकता है। जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी कि काबली चना जो देसी चने से 3 गुना ज़्यादा कीमत में बिकता है, बट इसके में क्या होता है कि हमने वैरायटीज़ तो JGK1 मैंने मध्य प्रदेश की पहली वैरायटी काबली चने की वैरायटी डेवलप करी थी, और फिर उसके बाद हमने JGK2 करी, है ना। इनका जो सीड था तब मीडियम साइज़ का था, बट अभी जो वैरायटी उपलब्ध है JGK5, है ना, इसका बड़ा सीड है, और ये किसान बहुत चाहते हैं, और इसका सरूंगा, और पर इसकी हमेशा काबली चना क्योंकि बहुत बड़े दाने का होता है तो उसकी उपज थोड़ी सी कम होती है, वो 13 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज है, बट इसमें इरिगेशन जो है इस पे एक प्रॉब्लम आती है कि जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आती है इसमें। तो यदि किसान पलेवा दे के, मतलब पहले आप पानी लगा दें और उसके बाद ये चना बोएं सीड ट्रीटमेंट करके, तो इसमें अंकुरण बहुत ही अच्छा, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, एंड देन इसके बाद इसमें इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और इसमें आपको उपज अच्छी मिलेगी और इसकी एक अच्छी मार्केट वैल्यू है। बिल्कुल।
इसी तरह देसी चने में भी कौन कौन सी नई वैरायटी अभी आई है? मैडम, देसी चने में तो काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जैसे जी कि मैंने आपको बताया कि आजकल क्या है कि जो सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है जी वो 10 साल के अंदर जो रिलीज वैरायटी है उनका ज़माना आ गया है। तो जी अभी जो अपने पास जो JNKVB की वैरायटी है वो तो JG12, JG36, JG24, जी ये वैरायटी रह गई है, और सब वैरायटी अब डिस्कार्ड हो गई है सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम से। आप वैसे तो ले सकते हैं, पर मैं आपको सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम का जी बता रही हूँ। तो JG24 है। अभी हाल ही में हमने 2 वैरायटी रिलीज करी हैं, एक JG18 और एक JG52 है ना, 52। तो इनकी जो वो है इम्पॉर्टेंस, करेक्टर्स जो अच्छे हैं। जीजी जो 18 है वो भी बड़े दाने की है, क्योंकि क्या है आजकल स्नैक्स के लिए भी और स्प्राउट्स के लिए भी चना चाहिए। और साथ में JG18 वैरायटी का तो सबसे अच्छा है कि ये फुटाने के लिए, जो आप लोग रोस्टेड चना जी खाते हैं, जी उसके लिए एक बहुत ही अच्छा हमको विकल्प मिल गया है। जी क्योंकि आजकल जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हाई यील्ड तो होनी चाहिए वैरायटी की, साथ में उसमें डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, साथ में कोई क्वालिटी ट्रेड्स जरूर होनी चाहिए। तो ये पार्चिंग के लिए, तो ये फुटाना चने के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। साथ में इसकी उपज भी जो है 22 से 23 क्विंटल पर हेक्टेयर है। और ये लेट सोन के लिए और हीट टॉलरेंट वैरायटी है ये। जैसे JG14 थी वैसे ये भी वैरायटी हीट टॉलरेंट है और लेट बोने के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। साथ में मैं बात करती हूँ JG52 की। इसका जो बीज का आकार है वो छोटा है, और इसको आप इसकी तो उपज जो है वो 23 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है। साथ में इसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी है, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में इसको आप ले सकते हैं। इसका सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम और सीड और ग्रेन के लिए इसका छोटा दाना है। तो जैसा कि आजकल चल रहा है मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में ये आयरन और जिंक की इसमें अधिकता पाई गई है। तो ये न्यूट्री रिच वैरायटी है। ओके। आपने अब्रॉड विजिट भी किया है एज ए विजिटिंग साइंटिस्ट, तो आपको क्या डिफरेंस लगा वहाँ और अपने यहाँ इंडिया में? देखिए मैडम, आपका जब एक्सपोज़र होता है कहीं बाहर जाने का, तो आपको बहुत सारी नई बातें मिलती हैं। बिल्कुल हमारा जो कोलैबोरेशन है हमारा JNKVB जबलपुर का, जी वो इक्रिसेट इंस्टीट्यूट है पाटनचेरू हैदराबाद में, उससे और इकार्डा से काफ़ी जी अच्छा है। तो इकार्डा के तहत, इकार्डा में हमको एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट 2010 में सीरिया भेजा गया। वहाँ पे इकार्डा का तब मेन ऑफिस था 2010 में। तो वहाँ पे हमको डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में अवगत कराया गया। उसके बाद इक्रिसेट के कोलैबोरेशन में सॉरी, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स कोलैबोरेशन में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते थे, तो हमको वहाँ पे इंटीग्रेटेड ब्रीडिंग प्लेटफॉर्म में मल्टी ईयर प्रोग्राम था 3 साल, 2012, 2013 और 2014 में। इसमें स्पेन भेजा गया जी है ना। नहीं, फर्स्ट ईयर जो है वो नीदरलैंड एम्स्टर्डम गए, जरागोसो यूनिवर्सिटी में। और 2 बार मैं स्पेन गई 2013 और 2014 में, जो कि हमको वेगनिंगन यूनिवर्सिटी में भेजा गया। वहाँ हमको एक्सपोजर हुआ न्यू टेक्निक्स के लिए, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के लिए, साथ में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमको बताए गए, और ये सब चीज़ें हमने वहाँ सीखी। साथ में मैम, जो हमारा एक्सटेंशन का भी प्रोग्राम चलता रहता है। जी हम तो सीखते सीखते हैं, पर साथ में किसानों को भी हमारे को एक्सपोजर की बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिला। जी तो मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर विदेश यात्रा जी जो थी, उसमें मेरा को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उसके बोर्ड में वो थी, सम्मिलित थी। जी और वहाँ हम 40 किसान को लेके गए, और उनको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 4 4 देश जो हैं वो, उनको 12 दिन की ये यात्रा थी।
तो उनको न्यू टेक्निक सिखाई गई, जी उनको दिखाया गया, उनको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए हम लोगों ने, जी और साथ में गेहूं, और वहाँ बताया कि इतने बड़े बड़े जो खेत होते हैं यहाँ पे, अपन सोचते हैं कि 4-5 हेक्टेयर, वहाँ पे 20-20 50-50 हेक्टेयर को एक दिन में, मतलब कुछ घंटों में ही वो लोग जुताई कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं। जी तो किस तरह की इस तरह से न्यू टेक्निक को अवगत कराया। जी। आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बेस्ट सेंटर परफॉर्मेंस अवार्ड आपको मिला था, ये कब मिला था? मैम, ये जो हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं रिसर्च और टीचिंग में, जी तो हम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में हैं। उसमें हमारे को 2006 में बेस्ट सेंटर अवार्ड मिलता है। ये हमारा टीम वर्क था, और ये प्रोग्राम हमारे को हमारे डायरेक्टरेट IIPR कानपुर से मिला था। जी, आपको साथ में नेशनल इनोवेशन आइशिया अवार्ड मिला था, ये कब मिला था? मैडम, ये आयसा जो अवार्ड है वो हमारे मेरे को 2010 नहीं, 2018 में मिला था जी जी मैडम। जी तो ये स्टूडेंट वेलफेयर है, तो जी स्टूडेंट्स वो ने आइडेंटिफाइड किया था मुझको, जी और फिर मेरे रिसर्च और टीचिंग का देखते हुए ये अवार्ड मुझे मिला था। जी। साथ ही आपको दो और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं रिसर्च में हमेशा इन्वॉल्व रही हूँ बहुत जी ज़्यादा, जी और मैंने डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो कि सारी की सारी सीड प्रोडक्शन में और किसानों के काम होती है। जी इसलिए मेरे को बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड हमारे JNKVB के वाइस चांसलर सर ने दिया था, जी जो कि मेरे को 2018 में मिला। जी और उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला। जी जी तो ये दोनों अवार्ड मुझे पहली बार किसी साइंटिस्ट को दोनों ही अवार्ड मिले हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। जी बिल्कुल। आपने काफ़ी रिसर्च की है, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, तो इनके बारे में कुछ बताइए। मैडम, जैसे कि मेरा सोचना है कि एक्सपोज़र एक बहुत ज़रूरी है, और एक्सपोज़र होने से हमारे को नए लोग मिलते हैं, अच्छे साइंटिस्ट से बात करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं सीरिया गई, ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, जी एंड सर IBP की जो मेरी ट्रेनिंग्स हैं 3 साल वो गई। उसके साथ मैंने ना अपने रिसर्च के पेपर प्रेजेंट किए। तो मैं मोरक्को में IFLCR, जो हमारी लेग्यूम की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मैं प्रेजेंट करने गई। और यो इंडिया में भी और साथ में मैं थाईलैंड एक मीटिंग भी अटेंड करने गई थी लेग्यूम्स की। हम लोगों ने जो कि इंडिया में, दिल्ली में, और उसका नाम कई अच्छे जगह पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो मैंने काफ़ी सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं। और करीब 40-45 तो जो नेशनल सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं। इससे आपको बहुत एक्सपोजर, और साथ में आपको दूसरों से मीटिंग करने को मिलती है। आपके अच्छे साइंटिस्ट से पता चलता है कि वो लोग क्या वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल। और हमको करना चाहिए। इस जी, तरह से नॉलेज एक्सचेंज भी होती नॉलेज है। एक्सचेंज होता है, और काफ़ी नई चीज़ें पता चलती हैं। बिल्कुल। अब एक पर्सनल सा सवाल, इतनी बिज़ी रहती हैं आप, तो फैमिली भी देखती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, मैडम, मेरा ऐसा है कि मुझे काम करना का बहुत शौक है, और मैं जो हमारा 10 से 5, और जब हमारा रिसर्च होता है तो 8 से 5, जो 5 और 6 बजे तक हमारा कॉलेज होता है, उसमें करती हूँ। और जैसे वो उठाती हूँ तो सीधे घर, और फिर घर की हो जाती हूँ। जी हाँ, तो फिर वो ऐसा मैनेज करने का कुछ नहीं है, आप वहाँ अपना काम करो और घर में अपना काम बिल्कुल, करें। जब करने की चाह हो तो सब मैनेज हो सब जाता है, मैनेज हो बिल्कुल। जाता है। तो फ्री टाइम में अनीता जी क्या करती मैं बहुत शौकीन भी हूँ। तो मैं फ्री टाइम में जो है कि मुझे घूमना बहुत पसंद हैं? है ना। मैं पूरा इंडिया बहुत, और वो भी मेरे AICRP से भी मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, पूरा जी, इंडिया घूम चुकी हूँ। तो मुझे नेचुरल जगह जाना बहुत पसंद है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। तो मैं अपने कॉलेज की ये क्या कहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की भी चेयरपर्सन हूँ। तो मैं लड़कियों, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए भी हमेशा
काम करने को तत्पर रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैम कि हमेशा यदि आदमी एक्टिव रहता है तो टाइम निकालना पड़ा, टाइम तो सबके पास होता है, ऐसा कुछ बिल्कुल, नहीं है। 24 घंटे सबके पास सबके है। पास होते हैं, आपको खुश रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, जिससे आप हमेशा से बिज़ी रहना चाहिए। बिज़ी-बिज़ी नहीं, सब शौक से काम करेंगे तो सब काम अपने आप हो जाता है, बिल्कुल, व्यवस्थित हो तो टाइम की प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ प्रॉब्लम नहीं जी, आती है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू बहुत-बहुत वेरी मच, धन्यवाद। जी। थैंक यू वेरी मच। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनीता बब्बर जी से, जिन्होंने चने को लेकर अपनी काफ़ी रिसर्च के बारे में हमें बताया, उसकी समस्याएँ हमें बताईं और उससे किस तरह निपटा जाए ये भी हमें बताया। इसी तरह और भी जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।